Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the second part of this chapter, that is power sharing. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. So, we read and understood about the stories of Belgium and Sri Lanka, and we also read about the composition of population, and we also discussed and compared the situation of both the countries. So students, today we will move further with the next topic, that is majoritarianism in Sri Lanka. So students, let's begin the chapter with its continuation. So students, finally we are going to start the second topic of this chapter in detail. So students, अभी तक हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज देखी, और हमने देखा कि दोनों के जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन था उसको डिस्कस किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इस सेकंड वीडियो में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया, यानी कि वहां पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो 74% थी। उसकी जो बातें थी उसकी उसने पूरे देश में उसे थोप दिया, यानी जो तमिल स्पीकर्स थे उनको वही बातें माननी होती थी जो सिन्हाला स्पीकर्स कहेंगे, मतलब जो 74% लोग कहेंगे उनको अपने कल्चर को मीन्स अब छोड़ना पड़ेगा, और जो भी 74% मानेंगे, जिस कल्चर को फॉलो करेंगे उसी कल्चर को भी उन्हें भी मानना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो वहां पे मेजोरिटी में थी, 74% थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो कल्चर था वो फॉलो किया जा रहा था। तो इस अकॉर्डिंग हम इस स्टोरीज को स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो हम देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभर कर सामने आती है। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो हम देख सकते हैं कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने डोमिनेंस को सरकार के ऊपर सिक्योर किया, एक अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे। हम देख सकते हैं कि जो सब कुछ था वो मेजोरिटी के बेसिस पे चला, तो मेजोरिटी के बेसिस पे क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने सरकार के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा डोमिनेंस जो है वो सिक्योर किया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब जो डेमोक्रेटिक रूप से एक सरकार जो इलेक्ट की गई थी, उसने मेजोरिटेरियन के सीरीज के प्रिंसिपल्स को, मेजोरिटेरियनिज्म के मेजर्स को फॉलो किया, एडॉप्ट किया। किस चीज के लिए? सिन्हाला सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब बहुसंख्यावाद के मेजोरिटी को दिखाने के लिए कि मतलब जो भी चीज मेजोरिटी में होगी वहां पर उस चीज को ही फॉलो किया जाएगा, बाकी किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा। मींस कि मेजोरिटी के सिद्धांत को एक तरह से उन्होंने स्टैब्लिश किया। So in 1956, the act was passed to recognize Sinhala as the only official language। So students, 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है और उसमें जो सिन्हाला थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी जाती है। एंड दस रिगार्डिंग तमिल, और इस अकॉर्डिंग उन्होंने जो तमिल लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड किया, उसको नहीं माना, और कहीं ना कहीं सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेरेशन किया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसने क्या प्रेफरेंस थी, किन सारी पॉलिसीज को प्रेफरेंस किया, या किस प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को उन्होंने फेवर किया? जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स होंगे उनको ही यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस दी जाएगी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। सरकार ने बुद्धिज्म को एक तरीके से सरकारी धर्म के रूप में घोषित किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो अधिकतर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, मतलब मोस्ट ऑफ जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे।
और जो तमिल थे, मोस्ट ऑफ द तमिल जो थे वो हिंदूज थे या इधर मुस्लिम्स थे, लेकिन जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, बुद्धिज्म की थी। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, बुद्धिज्म को एक सरकारी तरीके से, एक सरकारी धर्म के रूप में भी घोषित किया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, all these government measures coming all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. So students, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भी गवर्नमेंट मेजर से एक के बाद एक आ रहे थे। अब पहले क्या होता है, सिन्हाला कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस स्टैब्लिश किया ताकि वो सिन्हाला सुपरमेसी को स्टैब्लिश कर सके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लैंग्वेज के बेस पर भी देखने को हमें मिलता है कि बुद्धिज्म के बेस पर भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिपुलेटेड किया गया, मतलब सरकारी धर्म के रूप में घोषित किया गया है ना बुद्धिज्म को। तो एक के बाद कहीं ना कहीं लगातार ये मेजर्स जो थे, गवर्नमेंट मेजर्स आते जा रहे थे, और इस वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग ऑफ हर्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होते जा रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको ऐसा फील हुआ कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो बुद्धिस्ट के द्वारा या सिन्हाला लीडर्स के द्वारा लीड की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव है ना, ऐसा फील किया जाता है। कहीं ना कहीं वो उनकी किसी भी चीज को नहीं मानेंगे और किसी भी चीज को वो प्रूव नहीं करेंगे। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. और उनको ऐसा भी फील हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो उन्हें डिनाई करेंगी, उन्हें डिनाई किया गया कहीं ना कहीं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कि उनको बराबर के अधिकार मिले, या उनके अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया जॉब्स के लेकर या अपॉर्चुनिटीज को लेकर, या उनके इंटरेस्ट मतलब उनके हितों को इग्नोर किया गया। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम देखने को हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट द टेंशन, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। और इससे क्या होता है, उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो सिन्हाला हो चाहे वो तमिल कम्युनिटीज हो, उनके बीच में जो टेंशन है वो टाइम टू टाइम क्या हो गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे उनके अंदर ये जो टेंशन है वो धीरे धीरे क्रिएट होती गई। सो स्टूडेंट्स, इस मैप को अगर हम देखें, अगर स्टडी करें इस मैप में, तो क्या है, हम देख सकते हैं कि जो सिन्हालीज है येलो कलर में, जहां पे ये रीजन है, ये सिन्हालीज वाला है। श्रीलंकन तमिल्स अगर देखें या इंडियन तमिल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑरेंज ये लाइट वाला कलर है ये आपका श्रीलंकन तमिल्स का है, और जो डार्क वाला ये इंडियन तमिल्स है, और बाकी जो ये डॉट्स बने ये मुस्लिम्स। तो इस अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है हमको। सो स्टूडेंट्स, वी विल मूव फर्दर नाउ। द श्रीलंकन तमिल्स launched political parties and struggle for recognition of Tamil as an official language। तो क्या होता है आगे चलकर, जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं उन्होंने उनको लगा कि हमारी बात को माना तो जाएगा नहीं, ये ना हमें ऐसी कोई ऑटोनॉमी मिलेगी, ना कोई हमें ऐसी कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, ऐसी कुछ पार्टीज बनाई या स्ट्रगल किए ताकि तमिल को एक स्पेशल रिकॉग्निशन, तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक स्पेशल पहचान मिल सके, एक रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको एक रीजनल ऑटोनॉमी मिले और कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए या जॉब्स को सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज मिले। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले प्रोविंस के लिए, जो that was populated by the Tamils was repeatedly denied। जिसमें मेजर क्या थे, तमिल्स थे, जिसमें तमिल्स की पॉपुलेशन थी, लेकिन इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया, इनको बार बार मना किया गया इस काम के लिए। बाय 1980s several political organization was formed demanding an independent Tamil state in northern and eastern part of the Sri Lanka। तो क्या होता है, 1980s तक कई सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो फॉर्म किए गए, और उनकी क्या डिमांड, मतलब जो कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको फॉर्म किया गया, और उनकी डिमांडिंग क्या कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट होना चाहिए, कहां पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। तो इस तरह की डिमांड के लिए कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया 1980s तक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है कि तमिल्स को बार बार डिनाई किया जा रहा था कि उनको ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी।
तो 1980s तक हमने देखा कि कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो फॉर्म हो गए थे और उनकी ये डिमांड थी कि एक नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का, वहां पर एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, दैट मीन्स स्टेट, को फॉर्म किया जाए। तो उनकी ये डिमांड थी इस अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो आगे चल के जो डिस्ट्रस्ट था दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ता गया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। जो डिस्ट्रेस था दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों कम्युनिटीज बोलेंगे, सॉरी, दोनों कम्युनिटीज के बीच में वो एक वाइड स्प्रेड बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बन के उभरा, एक विवाद बन गया। एंड इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और इसने आगे चलकर एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। मतलब क्या था, जो सिन्हाला और जो तमिल्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मतलब सिन्हाला क्या चाहते थे, वो भले तमिल्स रहे लेकिन हम लोग उनको दबा कर रखें, लेकिन जो तमिल थे वो कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिलाना चाहते थे, अपने लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहते थे। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी, तो एक सिविल वॉर बन गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, काफी सारे जो लोग थे, थाउजेंड ऑफ पीपल थे दोनों कम्युनिटीज के, वो मारे गए थे। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। जो काफी सारे जो फैमिलीज थी उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा एज ए रेफ्यूजीज के तौर पे, और कई सारों ने अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन को भी खो दिया। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health। तो अगर आपने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक का पढ़ा है क्लास 10 का, जिसे हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उसमें श्रीलंका का एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के बारे में। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और तो हम देख सकते हैं कि लेकिन जो सिविल वॉर हुआ उसने कहीं ना कहीं सारी चीजों को बर्बाद करके रख दिया, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो देश की। एंड इट एंडेड इन 2009, और कहीं ना कहीं ये 2009 में खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द श्रीलंका, कि श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को किस अकॉर्डिंग सॉल्व किया और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्जियम। सो आवर टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ बेल्जियम मॉडल, कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया। सो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। तो जो बेल्जियन लीडर्स उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ओके, तो उन्होंने कहीं ना कहीं रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को अपनाया और उससे एक पहचान दी। उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा समझा कि अगर सभी को एक सेम कंट्री में अगर सबको साथ रहना है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को मानना पड़ेगा, मतलब रीजनल डिफरेंस और कल्चर डाइवर्सिटीज को अपनाना पड़ेगा। सो बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो 1970 से 1993 तक इन इस ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने अपने, मतलब जो बेल्जियम है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, चेंज किया, ताकि, अब क्यों किया, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सके जिसमें सभी लोग एक सेम कंट्री में, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो साथ में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया ये दूसरी अदर कंट्री से बहुत डिफरेंट था और कहीं ना कहीं क्या है, बहुत इनोवेटिव है। Here are some of the elements of Belgian model। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए बेल्जियन मॉडल के सो हम रीड करेंगे। द फर्स्ट इज Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। It means students कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स और जो फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स होंगे वो सेम होंगे, इक्वल इन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब इक्वल होंगे, मतलब जितने डच स्पीकर्स होंगे उतने ही आपके फ्रेंच स्पीकर्स होंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। सम स्पेशल लॉस रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और कहीं ना कहीं एक स्पेशल जो कानून था उसकी जरूरत होगी, किस लिए, कि हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हो, इस तरह के स्पेशल लॉ की जरूरत को देखा गया। दस, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, मतलब कोई भी अगर डिसीजन जो है वो एक जने के द्वारा नहीं लिया जाएगा, मतलब
मिलजुल कर ही लिया जाएगा। कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से होंगी, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही स्टेट काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के भी पास अपनी कुछ इच्छाएं होंगी, उनकी कुछ शक्तियां होंगी, उनकी कुछ पावर्स होंगी जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे डिसीजन ही नहीं मानेंगे, वो अपने डिसीजंस को भी फॉलो करने के लिए वो एबल होंगे। जैसे हम लोग इंडिया में भी देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर रहती है। पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा ना हो। ओके स्टूडेंट्स, so student, now the next is Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. So students, जो ब्रूसेल्स है, जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. So students, क्या बताया गया है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी दिस पिक्चर। द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। एक एड्रेस है बेल्जियम में। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेज। जो प्लेस नेम और जो डायरेक्शन है वो दो लैंग्वेज में दिए गए हैं, फ्रेंच एंड डच। So students, now the next point we are going to discuss about that. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. इसका मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे एक तीसरी तरह की और गवर्नमेंट है जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। This community government is elected by people belonging to one language community, for example Dutch, French and German speaking. So student, इसका मतलब है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट की जाती है किसके द्वारा, किसी एक लैंग्वेज की कम्युनिटी के द्वारा। जैसे डच लैंग्वेज के लोग हैं वो डच अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच के लोग हैं वो फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, या जर्मन स्पीकिंग है वो जर्मन के लिए अपने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। मतलब हर लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया था। सो नो मैटर वेयर दे लिव, इसका मतलब ये नहीं करता कि वो कहाँ रहते हो। सो दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। सो ये जो सरकार होगी, ये जो गवर्नमेंट है, इसके पास किस तरह की पावर्स हैं? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड कोई भी पावर्स इसके पास है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बेल्जियन मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? इट्स इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। सो वास्तव में ये कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो उन लोगों के लिए भी जो बेल्जियम में रहते हैं। बट दीज गवर्नमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, लेकिन इन सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines. So ये जो है इन्होंने काफी हेल्प करी है जो सिविक वॉर हुआ या सिविक प्रॉब्लम जो ही दोनों मेजर कम्युनिटीज के बीच में या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी अगर हमें डिवीजन देखने को मिलता है, इस चीज को उन्होंने दूर करने की, हटाने की, अवॉइड करने की भी काफी हमारी मदद करी। मतलब इन्होंने ये चीज होने नहीं दी। When many countries of Europe came together to form the European Unions, जब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यूरोप की वो आगे आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियंस को फॉर्म किया मिलकर। ब्रुसेल्स वाज सिलेक्टेड एज इट्स हेडक्वार्टर, और ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर के रूप में इन्होंने सिलेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? तो हमें इन दोनों स्टोरीज, चाहे वो बेल्जियम की हो चाहे वो श्रीलंका की हो, हमें इन स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है?
बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन फिर भी दोनों ही पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से डील करती हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। तो बेल्जियम में हमने क्या देखा, जो लीडर्स हैं उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के हितों को, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, एक किसके, डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन्स के बीच में रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power। और इस तरह का जो रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं पावर शेयर करने के लिए एक्सेप्ट किया गया आपस में। एंड श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जांपल, लेकिन श्रीलंका ने बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट एग्जांपल शो किया। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। और इस अकॉर्डिंग श्रीलंका क्या शो करती है कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस करती है या पावर शेयर करने के लिए मना करती है, तो कहीं ना कहीं देश की एकता को कम करती है, कमजोर बनाती है। इस अकॉर्डिंग ये हमने देखा श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरीज के बारे में स्टूडेंट्स। सो के स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम में किस अकॉर्डिंग मॉडल को फॉलो किया गया, कौन सा मॉडल के ऊपर इन लोगों ने वर्क किया, किस अकॉर्डिंग इन्होंने किस अरेंजमेंट को फॉलो किया, किस अकॉर्डिंग हमने देखा कि इन लोगों ने किस चीज को फॉलो किया। तो इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने देखा श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरीज को पूरा रीड किया और हमने दोनों की स्टोरीज को कंपैरिजन भी किया। ओके स्टूडेंट्स।